नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन को भी स्टार्ट करेंगे साथ के साथ इसीलिए क्योंकि हम लोगों का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी चल रहा है और साथ के साथ केमिकल बॉन्डिंग भी चल रहा है। देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने कहा आपको 3 क्लास लूंगा, एक क्लास हो गया है। एक क्लास कंप्लीट आपको कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैंने कार्बन का सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी, जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी बॉन्डिंग होगा, तो मैंने आपको बताया था कार्बन जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, यानी कि सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था। तो ये एक्चुअली ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, देखिए ये चैप्टर केमिस्ट्री में सबसे टफेस्ट चैप्टर भी होता है। अब टफ कहने का मतलब ये नहीं कि आप इसे स्किप कर दें। अब यहां से आपका भर भर के खास करके रेलवे के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका बनता है। अगर आप रेलवे का पेपर उठा के देख लीजिए, ग्रुप डी के पेपर मैं आपको अभी सॉल्व भी करवाऊंगा जब ये चैप्टर खत्म होगा तब। इस चैप्टर को खत्म करने में मैं 4 से 5 क्लास आपके साथ लूंगा, तब जाकर के ये चैप्टर खत्म होगा। और इसको अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर फिर आपके लिए टफ है तो टफ ही रह जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बेसिक से एक एक एग्जाम्पल जो खास करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो पूछा गया है वो सारे एग्जाम्पल लेकर के मैं इस केमिकल बॉन्डिंग में एक एक एग्जाम्पल को लेकर के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब इधर आपका कार्बन एंड कंपाउंड में आज हम लोगों का सेकंड क्लास स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के क्या सारे के सारे एलोट्रॉप्स के बारे, यानी कि अपर रूप के बारे में। और तीसरा क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हम लोगों का हो गया कि जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं। बाकी देखिए केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी, बहुत अच्छे से अब आपको पढ़ करके जाना होगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन के साथ साथ एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, और हो सकता है तो थोड़ा बहुत एस चांद का, ठीक है ना, क्वेश्चन को लगा करके जाइएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितने भी एनटीपीसी के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं या आप बीपीएससी में, आपको पता है एक अच्छा वेटेज होता है साइंस का, 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप हमारे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके हर एक सवाल 20 क्वेश्चन में 20 बना करके ही आ पाएंगे। चलिए चाहे दरोगा के स्टूडेंट है, जो भी हैं आप, तो चलिए मतलब कि यहाँ पे हम आपको ऐसे पढ़ा ही रहे हैं कि आपका कोई भी एग्जामिनेशन यहाँ से छूटे नहीं भाई, ठीक है ना, बाद में कुछ पढ़ना ना पड़े। और इसका मैं पूरा प्रैक्टिस भी करवाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 12-20 क्वेश्चन इसमें ना लगा ले अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तब तक चीजें कंप्लीट होगी भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी लोग अगर चाहते हैं हमारे साथ एनटीपीसी के बैच को ज्वाइन करना, 2024 की जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पे और आपका 12th लेवल पे और आपका ग्रेजुएट लेवल पे, तो आप जरूर से जरूर हमारे साथ ज्वाइन करिएगा। मैथ्स का भी सर ने आपका पूरा एरिया खत्म कर दिया है, सारा PYQ, ठीक है। अभी इसमें और भी चीजें आएगी। अब आपका वॉल्यूम स्टार्ट होगा, आप देख भी सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी हम लोग केमिस्ट्री अभी स्टार्ट किए हुए हैं, बाकी फिजिक्स भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, और जीके में आपका एंशिएंट और हिस्ट्री दोनों साथ में चल रहा है। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं रासायनिक बंधन ये चैप्टर की। तो देखिए यहाँ एक नाम आ रहा है बंधन की बातें, ठीक है ना। बंधन मतलब समझ रहे हैं ना, बंधन मतलब इसे ही इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग। तो हमारे साथ भी क्या होता है, किसी ना किसी का बॉन्डिंग होता है। जैसे आप हैं तो आपके माता के साथ में एक बॉन्डिंग होगा, या फिर आपके पिता के साथ एक बॉन्डिंग होंगे, आपके बहन के साथ एक बॉन्डिंग होगा। उसी प्रकार आपके सिस्टर हैं तो आपके सिस्टर के साथ एक बॉन्डिंग होगा। ये क्या है, एक बॉन्डिंग है, यानी क्या है, ये एक आपका एक बंधन है। इसके साथ आपका एक बंधन आपके फैमिली के साथ भी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एक बॉन्डिंग आपके नेबर के साथ भी है, यानी कि आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी आपका एक बंधन होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि स्ट्रांग बंधन कहाँ मिलेगा, तो आपके और माता के बीच में जो बंधन है, आपके जो पिता के बीच में जो बंधन है, आपके और बहन के बीच की जो बंधन है उनके बीच में, आपका और भाई के बीच में जो बंधन होगा वो बंधन काफी स्ट्रांग होगा। कंपैरेटिवली अगर हम फिर फैमिली के साथ आपका बंधन देखेंगे तो थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिलेगा, और जब आप पड़ोसी के साथ बंधन को देखेंगे तो और भी वो कमजोर ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इस चैप्टर में भी आपको जो बंधन पढ़ना है, रासायनिक बंधन, यानी कि केमिस्ट्री में जो बंधन होगा उसी बंधन के बारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब ये बंधन क्या है सर केमिस्ट्री में, ये मुझे बताइए। बिल्कुल ये भी बताएंगे। चलिए आते हैं हम लोग एक एक चीज करके, मैं स्टार्ट करूंगा सर एकदम बेसिक से। देखिए
केमिस्ट्री में इस बंधन को कैसे समझेंगे, तो देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैटर चैप्टर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री की बैकबोन है ये। तो इस चैप्टर में मैंने आपको क्या करवाया, मैटर में मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल स्टेट के बारे में और एक केमिकल। इसको अब हटाइए, इतना डिटेल नहीं करेंगे। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था क्या, एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड के बारे में, अगर आपको याद हो तो। एलिमेंट्स के बारे में और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था कि नहीं जी। यानी कि कंपाउंड को हिंदी में क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, और एलिमेंट्स को हिंदी में क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। यानी कि प्योर फॉर्म ये हो गया आपका, और ये भी आपका प्योर फॉर्म ही है। इम्प्योर फॉर्म क्या था आपका, मिक्सचर था। अब एलिमेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका क्या होगा, सिमिलर एटम से मिलकर के जो भी पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स का नाम देंगे। सिमिलर एटम्स हो गया, ठीक है ना, सिमिलर, ये सारे के सारे सिमिलर एटम्स हैं। मतलब ये कि ये भी एटम कार्बन का होगा, ये भी एटम कार्बन का होगा, ये भी एटम कार्बन का होगा, ये भी एटम कार्बन का होगा। ठीक है, ठीक है सर। कंपाउंड में मैंने ये बताया था कि टू डिफरेंट एटम्स आपस में मिल करके, टू या टू से अधिक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है तो ये ऑक्सीजन का एटम होगा, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, तो टू डिफरेंट एटम आपको मिल गए। तो इससे मिल करके जो पदार्थ बनेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड का नाम देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है सर? यस सर, यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो एलिमेंट्स बना है या जो भी कंपाउंड्स बना है, ठीक है ना। अब एलिमेंट्स, आप नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे? तो भाई नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ऐसे छोटे छोटे कण आपस में मिल करके बने होंगे, बने होंगे कि नहीं भाई, ऐसे मिलियंस ऑफ कण होंगे। तो ये एटम किसका होगा या कण किसका होगा, नाइट्रोजन का। ये भी किसका होगा, नाइट्रोजन का। ये भी किसका होगा, नाइट्रोजन का। ये भी होगा नाइट्रोजन का। अब आइए बात कर लेते हैं N2 के बारे में। तो ये क्या हो गया, ये भी एलिमेंट्स है या ये कंपाउंड है? क्योंकि यहां पे जब हम देखेंगे N2 के बारे में, यानी कि एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। अब यहां पे भी इसके क्या होंगे, छोटे छोटे कई सारे मिलियंस में नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी कि कण होंगे। उसी प्रकार यहां भी नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल किसके होंगे, नाइट्रोजन के होंगे। यानी यहां भी n का ही होगा एटम, यहां भी n का ही एटम होगा, या n का पार्टिकल होगा या n का, यानी कि सिमिलर एटम्स ही है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसलिए ये क्या होगा आपका एलिमेंट्स। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यानी यहां पर एक हाइड्रोजन और ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो इस प्रकार के हाइड्रोजन के बहुत सारे क्या होंगे, आपस में एटम्स मिले होंगे, तब जाकर के क्या बना होगा, एक एलिमेंट्स बना होगा। उसी प्रकार एक हाइड्रोजन के ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, एटम मिले होंगे तब। और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम आपस में जब मिले होंगे मिलियंस ऑफ नंबर में, तब जाकर के बना होगा आपका ऑक्सीजन। यानी यहां से अगर आप लेंगे तो हाइड्रोजन का एटम मिलेगा, और यहां से लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन का एटम। यानी कि देखिए टू डिफरेंट एटम आपको मिल गया। तो टू डिफरेंट एटम मिल गया, यानी इससे जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यानी अब आइए इसको मैं समझाता हूं अब रासायनिक बंधन को। यानी कि नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन, और यहां पे दो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसके बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, इस प्रकार से बॉन्डिंग होगा। ये तीन बॉन्ड मैंने क्यों बनाई, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, जो मैं आपको शब्द बताने जा रहा हूं अभी। केमिकल बॉन्डिंग का थेट डेफिनेशन मैं आपको बतला रहा हूं देहाती भाषा में। पहले इसको हटाइए, इससे भी पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं। देखिए मैंने आपको क्या क्लियर किया, पहले मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बतला दिया, तत्वों के बारे में बतला दिया। इसके बाद मैंने आपको कंपाउंड के बारे में बतला दिया, यानी कि यौगिक के बारे में बतला दिया। कंपाउंड के बारे और यौगिक के तत्व के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि क्या है, यहाँ पे सिंगल एटम्स होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे आपको, सिंगल एटम, यानी कि सिमिलर सिंगल एटम होंगे। सिमिलर है, देखिए नाइट्रोजन का ही एटम होगा केवल, यहां पे भी N2 में क्या है आपको, केवल नाइट्रोजन का। लेकिन कंपाउंड में मैंने क्या बताया, टू डिफरेंट एटम मैंने बताया। देखिए टू डिफरेंट एटम, टू या फिर टू से ज्यादा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के, ठीक है। अब आइए ये जो N2 है, ठीक है ना, ये जो N2 है मैं यहां लिख रहा हूं, समझिएगा बहुत डिटेल में आपको करवा रहा हूं। ये जो N2 है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या हम इसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, यानी हम इसे अणु भी कहते हैं। अब ये अणु कैसे बनता है, जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमाणु यानी कि क्या, ये एक परमाणु हो गया। जैसे कि समझिए नाइट्रोजन है, यहां पे कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है मेरे भाई। ये क्या है, एलिमेंट है। ये आपका क्या है, समझिएगा, ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, एलिमेंट है। समझिए आखिर ये एलिमेंट क्यों है, तो क्योंकि ये क्या है, सिमिलर एटम से मिलकर के बना है। समझिएगा,
यानी कि ये नाइट्रोजन एलिमेंट्स क्या बहुत सारे मिलियंस में संख्या में ऐसे एटम्स मिले होंगे, तब जाकर के आपका नाइट्रोजन एलिमेंट्स बना होगा। उसी प्रकार यहां पे भी मिलियंस ऑफ नाइट्रोजन एटम आपस में जब मिले होंगे, जब आपस में मिले होंगे तब जाकर के आपका नाइट्रोजन एक एलिमेंट बना होगा। इसी एलिमेंट को समझिएगा ध्यान से, इसी एलिमेंट्स को हम लोग अणु का भी नाम देते हैं या फिर हम इसे ही मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं। अब ये जो एक एटम मैंने निकाला नाइट्रोजन का, ये गोल सा छोटा सा जो एटम मैंने निकाला, या ये मैंने जो नाइट्रोजन का एक छोटा सा एटम निकाला, इसको हम क्या कहते हैं? परमाणु, या फिर हम इसे ही क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो ये परमाणु जो मैंने नाइट्रोजन का एक निकाला, ऐसे क्या है? मिलियंस में प्रेजेंट होंगे कोई भी एलिमेंट्स में या कोई भी अणु में, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो नाइट्रोजन जो एटम है, जब ये एटम यानी कि ये परमाणु का जब एक समूह बनेगा, इस प्रकार से एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया, तो क्या बना? आपका एक अणु बना या मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है। तो अणु कहेंगे किसको? तो अणु हम किसको कहेंगे? परमाणु के समूहों को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। परमाणु के समूह से क्या बनता है आपका? परमाणु के, इंग्लिश में भी मैं बोलूंगा, परमाणु के समूह से क्या बनेगा? अणु बनेगा। यानी कि ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहेंगे हम लोग? ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या नाम देंगे सर? ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग नाम देंगे अणु का, यानी कि मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स पहले क्लियर हुआ। मॉलिक्यूल्स किसको बोले? परमाणु के समूह, ठीक है ना। यानी कि जो एटम है मिलियंस, उसका जब एक ग्रुप बनेगा तो हमें मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए सर, क्लियर है। अब जैसे कि आपने देखा नाइट्रोजन N2, तो अब ये नाइट्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग के साथ जुड़े होंगे, या फिर अगर आप वाटर की भी बात कर ले तो वाटर भी, या अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें तो ये भी आपस में कैसे हैं? एक बॉन्डिंग के साथ जुड़े होंगे। कैसे? तो देखिए, नाइट्रोजन अब नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे बताइए। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? मैंने बतला रखा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो जो आउटर मोस्ट सेल जो होता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस सेल, हिंदी में इसे कहते हैं 72 कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या वही क्या बतलाता है हमें? संयोजकता या फिर वैलेंसी के बारे में। और वैलेंसी के मतलब यह है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है उस एटम्स के अंदर। समझ में आया? तो ये सब तो खैर हमने बता रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लासेस में, तो ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आइए, तो अभी हमें ये बतलाइए, नाइट्रोजन का सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ तो पहले नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो देखिए, नाइट्रोजन का 7 हो गया एटॉमिक नंबर और 14 क्या हो गया? एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। होगा बिल्कुल, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो कैसे सजाते हैं? याद आ रहा होगा आपको KLMN वाला, याद आ रहा ना जी? या फिर आपको SPDF वाला भी याद आ रहा होगा। चलिए मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। KLM में K में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। L में कितना जाएगा? 8। तो कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 के बाद कितना चाहिए? 5। यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 1s में लिख देता हूं, 1s2, 2s2, 2 2 4, 2p3। अब ये क्या हो गया? आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया। ये क्या हो गया? आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। याद आ रहा कुछ कल की क्लासेस? कोर इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये जो आपका है आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में या फिर बॉन्डिंग बनाने में, यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। मैं स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। जैसे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। कितने ऑर्बिट होंगे? 2 ऑर्बिट होंगे। कैसे डिसाइड करते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास याद करिए। एक हो गया ये ऑर्बिट, दूसरा ये ऑर्बिट हो गया। ये आपका K वाला हो गया, ये हो गया आपका L, ठीक है ना, KL। तो ये हो गया आपका, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ये हो गया आपका K, ये हो गया आपका L। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं जो दिखा देना, K में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। L में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा देते हैं। तो चलिए 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको दिखलाया है, यही 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट शेल में। यही क्या है? वैलेंसी है। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है और यही क्या करेगा? बॉन्डिंग में भाग लेगा। याद रखिएगा, कभी भी कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में। ये आपका सवाल पूछा गया। चलिए यहां तक चीजें मैंने पूरा कर दिया समराइज। चलिए अब आते हैं एक एक करके। मैंने कहा है कि फिर से
हमेशा ही मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से लेकर के जाऊंगा। अब इसको मैं और बेसिक नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये सारा चीज मैंने तो करवा रखा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वो आप क्लास देखे होंगे या देखेंगे, नहीं देखे हैं तो एनटीपीसी के बैच में एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो अपलोड हो गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं हुआ तो हो जाएगा। चलिए अब नाइट्रोजन का हम क्या करते हैं, लुईस डायग्राम बनाते हैं। देखिए नाइट्रोजन के 72 कक्षम आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 4 1 5 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अब ये नाइट्रोजन का कितना होगा, एक कलर में दूसरा ले ले रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 ये 5, ठीक है। अब याद रखिए मैंने आपको बताया है ऑक्टेट रूल के बारे में, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल के बारे में एक्सेप्शन मैंने आपको बतलाया था हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़ करके, ठीक है ना। इसकी 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तब जाकर के ही ये क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, यानी कि ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के केस में कितना इसको चाहिए 72 कक्षा में, 8 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है, मैंने बताया है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितना, 8 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया सर, ये आपको रिकॉल हो गया, ये रिवीजन हो गया आपका। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, तो इसको स्टेबल, ठीक है ना, इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी प्रकार इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम तो नहीं है कि 2 से ही ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। यस सर। तो चलिए अब इसके पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। ये जो है इसको कह रहा है कि भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये क्या कहेगा कि ये भी भाई बोलेगा इसको कि भाई तुम भी मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। यानी क्या है, यहाँ पे दे दो नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे साझा कर लो, यानी यहाँ पे क्या करो, साझा कर लो। क्योंकि अगर आपके माइंड में यह आ रहा कि सर ऐसा क्यों नहीं कि ये जो है, एक मिनट, ये जो है ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देता है, मान के चलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ये नाइट्रोजन के पास अब कितना बचा, यही मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही ना बचा। लेकिन अब ये तो स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल कब होगा, जब तक इसको 8 इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, ठीक है। इसलिए ये देगा नहीं, समझिएगा भाई, ये देगा, ये वर्ड यूज नहीं करना आपको, ये कभी डोनेट नहीं करेगा, ये साझा करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बार बार मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिलवा रहा हूं। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, समझिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्या होगी, साझेदारी होगी, यानी पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई चीज दिया नहीं जाता, यानी आप भी क्या होंगे, इसके अधिकार हो गए, मतलब अधिकार हो गया आपका। यानी कि ये किताब है, ठीक है ना, इस किताब को खरीदने में मुझे 8 रुपए चाहिए, इसके 5 भी 5 इलेक्ट्रॉन यानी 5 रुपए, इसके 5 भी 5 रुपए यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे कि भाई चलिए हम लोग दोनों मिल करके इस किताब को खरीद लेते हैं, साझा करेंगे, ठीक है ना। 2 घंटे आप पढ़ेंगे, 2 घंटे हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इससे आप हमको 3 रुपया दे दीजिए, 8 रुपया हो जाएगा तो हम इसको खरीद लेंगे, तो ये तो फिर क्या ही करेगा। या फिर ये इसको 3 रुपया दे देगा तो इसके पास 2 रुपया बचेगा, तो इसके पास किताब आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम साझा करेंगे ताकि हम लोग दोनों इसका उपयोग कर सके, यानी हम लोग दोनों नाइट्रोजन भाई स्टेबल हो जाए। तो अब इसी प्रकार ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब चलिए 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, यानी कि यहां पर बॉन्डिंग कितना बनेगा, 3 बॉन्डिंग बनेगा। एक ये हो गया बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग ये हो गया, अब एक बॉन्डिंग ये हो गया। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, समझिएगा इसको। अभी आपको पता है, क्या पता सर, इस नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, ये 4, ये 5, ये याद है 5 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देखिए अब इसने क्या किया है, देखिएगा ध्यान से, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, साझा कर लिया, लिया नहीं, इसके साथ साझा कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी इसके पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा हटा लिया जाए। इसके बाद अब इस इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं, यानी ये नाइट्रोजन के पास कितना है सर, 5 इलेक्ट्रॉन है। यस सर 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे मुझे काउंट करवाइए। देखिए 1 ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ठीक है, 2 3 4 5 हो gया, 5 इलेक्ट्रॉन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा कर लिया, 2 3 कर लिया साझा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए, यानी कि इसको मिलाया जाएगा तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये बॉन्डिंग हुआ। यानी अब समझिएगा, बॉन्डिंग का डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, अब समझिएगा।
कि किसी भी अणु में, ये क्या था, नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन क्या है आपका, एक अणु है। अणु किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि परमाणुओं के समूह से क्या होता है, अणु का फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, किसी भी अणु में, अणु बोल रहे हैं यानी क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम होगा, यानी कि अणु में परमाणुओं के बीच, ठीक है ना, परमाणुओं का एक साथ बांध करके, यानी कि परमाणुओं को, एक मिनट मेरे भाई, परमाणुओं को एक साथ बांध कर, ठीक है ना, ये बंधन क्या करेगा, ये एटम को बांध करके रखेगा। बांध करके रखने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। किसी भी अणु में देखिए, ये आपका क्या है, ये एक आपका नाइट्रोजन का ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एटम मिलके ये क्या बन गया, आपका अणु बन गया। अब ये अणु कैसे बना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एटम आपस में मिले हैं, तो यही एटम को बांध करके रखने के लिए क्या है भाई, एक बंधन चाहिए, और यही बंधन क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। यही बल को हम क्या नाम देते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो किसी भी अणु में, ठीक है ना, किसी भी अणु में, अब ये N2 है, यानी N2 में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 एटम्स आपस में मिल करके N2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि N2 यानी कि नाइट्रोजन अणु बनाया होगा। तो ये एटम जो आपस में जुड़ा होगा कौन से बल से, ये एटम जो है अपने साथ जो बांध करके रखा हुआ कौन सा बल, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, CH4 बेसिक एग्जांपल है, कार्बन। तो इसके साथ देखिए जो हाइड्रोजन जो एटम है ये आपस में जुड़ के रखा है, ये कौन सा है, ये बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के कारण ही, ठीक है। उसी प्रकार आप वाटर का केस भी ले लीजिएगा, तो वाटर में भी जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो हाइड्रोजन हो गया, इधर आपका वाटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया भाई आपका, ये आपका हो गया वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड यहां नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया हाइड्रोजन वाटर का हो गया, यानी क्या, ये देखिए ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बांध करके रखने वाला ये क्या हो गया, बॉन्ड हो गया, समझे। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो कार्बन बीच में आएगा। अब कैसे बीच में आएगा वो सब हम इस चैप्टर में बताएंगे। इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन को बांध कर रखने वाला ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया रासायनिक बंधन। ये चैप्टर का अब मीनिंग आपको समझ में आया, केमिकल बॉन्डिंग और ये रासायनिक बॉन्डिंग का मतलब, ठीक है सर। अब आइए आगे बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको दो बॉन्ड के बारे में मेनली पढ़ना होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्ट्रांग बॉन्ड और एक होता है आपका वीक बॉन्ड, यानी कि कमजोर बल और मजबूत बल जिसको कहेंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहेंगे इसको, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहेंगे इसको, और इसको क्या कहेंगे, एक को हम लोग वीक फोर्स कहेंगे। यानी हिंदी में समझ में आ रहा है ना, कमजोर बल हो गया ये, और ये हो गया आपका मजबूत बल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मजबूत बल, क्लियर है मेरे भाई। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यानी मजबूत बल, जिसको कहा नाम हम लोग दे रहे हैं, और ये हो गया आपका वीक फोर्स यानी कि कमजोर बल। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग यही दो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो मैं अभी आपको बतला रहा हूं यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन एक टाइप है यहाँ पे बनने का, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ। अभी मैंने इसलिए इतना डिटेल इसलिए समझाया क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आएगी। पहला टाइप है केमिकल बॉन्डिंग का जहां से क्वेश्चन बनता है। पहले तो आपको जो सवाल जो बनता है समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है या फिर ये जो वीक फोर्स है, ठीक है ना, ये कहाँ लगता है, ठीक है ना, किस में लगता है। तो याद रखिएगा इंटर अटोमिक फोर्स अभी मैं आपको बतलाऊंगा। अब समझिएगा ये इंटर अटोमिक फोर्स क्या होता है। पहले मैं लिख दे रहा हूं हिंदी इंग्लिश में भी, तब आपको समझ में आएगा। इंटर अटोमिक फोर्स, इंटर अटोमिक फोर्स यानी हिंदी में इसे कहेंगे अंता परमाणुक या परमाणविक बल कहा जाता है, ठीक है ना, अंतर परमाणविक बल। अब एक और आपको यहां पे मैं लिख ही दे रहा हूं, इसको भी अंतर आणविक बल, ठीक है, अंतर आणविक बल, यही है क्वेश्चन। यानी इसको हिंदी में इंटर लिख दिया मैंने, इंग्लिश में अंता लिख दे रहा हूं इसको, चलिए कोई बात नहीं। अंता आणविक यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक मिनट भाई, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी इसका कहने का मतलब ये है, क्या है मैं समझा रहा हूं। देखिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये कहां लगता है, इंटर अटोमिक
फोर्स यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है ये अंतर यानी कि अंत परमाणु बल इसको कहा जाता है। ये कहाँ लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वीक फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं। अब आइए इसको मैं समझाता हूं। देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एटॉमिक परमाणु, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां आणविक, यहां मॉलिक्यूलर। यानी ये जो स्ट्रांग फोर्स है ये किसमें लगेगा? परमाणु के बीच में लगेगा। और ये जो कमजोर फोर्स है यानी कमजोर बल है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। कैसे? तो बता दीजिए सर एग्जांपल के साथ। यानी परमाणु के बीच में जो बंधन, ठीक है ना, या ऐसे बोलिए परमाणु के बीच जो बल लग रहा होगा वो कौन सा बल होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे मैं वो लिख रहा हूं आपको वाटर H2O, ठीक है। पहले मुझे ये बताइए इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है? पहले ये मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, पहले ये बताइए, या नंबर ऑफ एटम ही बताइए। तो 2 हाइड्रोजन एटम है कि नहीं? एक मिनट, ये क्या आ गया? 2 हाइड्रोजन एटम हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया ना। ऐसे तो हाइड्रोजन एलिमेंट यहां पे मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना पहले मुझे ये बताइए। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, यानी 3 तत्व है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैंने आपको बतलाया क्या? अब ये जो एलिमेंट मैं बोल रहा हूं ये किससे मिलके बना होगा? छोटे छोटे एटम से ही मिलकर के बने हैं ना। यानी ये जो एलिमेंट में जो बनने का जो प्रक्रिया मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ एटम जब आपस में मिलते हैं, जब नंबर ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? आपका एलिमेंट्स बनता है, ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के बारे में, कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किसके बीच लगेगा? परमाणु के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन के, ये वाटर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया और ये आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। तो ये एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है या जो ये बंधन होगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम देंगे। अब इसी आगे हम लोग इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को 3 भाग में, 3 बंधन में इसको बांटेंगे हम लोग। एक होगा आयनिक बॉन्ड, दूसरा होगा कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा आपका होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। समझिएगा मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किसके बीच में लगेगा? परमाणु के बीच में। देखिए ये परमाणु ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में लग गया है जो फोर्स या जो बल या जो बंधन, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अब आइए वीक बॉन्ड, मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल के बीच में जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स या जो बंधन लग रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक फोर्स कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है या जो बंधन लग रहा है इसको आप क्या कहते हैं? वीक फोर्स, या इसी को आप क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है ना। या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हम किसको कहेंगे? परमाणु के बीच लगने वाला बल या अणु के बीच लगने वाला बल। तो अणु के बीच जो है ये क्या आपका अणु है, यानी कि मॉलिक्यूल्स है। तो अणु के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कैसा होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है। और एटम के बीच में देखिए ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम, इसके बीच जो लगने वाला बल है, ये ऑक्सीजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम के बीच में जो लगने वाला बल है ये कैसा बल होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को आगे फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जो आगे हम लोगों का चैप्टर बनेगा, समझिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को अब हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में करते हैं। ये फोर्स को हम लोग 3 क्लासिफाई करेंगे। एक होगा आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। एक को हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड, जिसको हिंदी में भी कहा जाता है आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। सेकंड में होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सेकंड में होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंधन, ठीक है, सहसंयोजक बंधन। और तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल आयोनिक बॉन्ड के बारे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे अब हम लोग को आगे पढ़ना, ठीक है। इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा है आपको? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि ऑक्सीजन मैं बोल रहा हूं, एटम को, यानी कि कोई भी अणु कैसे बनेगा? परमाणुओं के समूह से। तो परमाणुओं को जो बांध करके रखने वाला जो बल है उसको हम कहेंगे रासायनिक बंधन। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और वीक फोर्स के बारे में। तो कमजोर बल और मजबूत बल, ठीक है ना।
यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और वीक फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहाँ लगता है, तो परमाणु के बीच जो बल लगता है, परमाणु के बीच जो बल लगता है वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और जो अणु के बीच में जो फोर्स लगता है, तो अणु के बीच लगने वाला फोर्स को क्या कहेंगे, वीक फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग इंटर मॉलिकुलर फोर्स या अंतर आणविक बल कहेंगे, और इसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स यानी कि अंतर परमाणविक बल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को हम लोग इसमें बांटते हैं 3 बॉन्ड में। अब इसको हम लोग फिर डिटेल पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड 1 क्लास में, 2 क्लास में कोवैलेंट बॉन्ड 1 से 2 क्लास इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लगेगा। तो देखिए अब यहाँ पे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इसके बाद एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पाइए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अणु क्या होता है, इसके बाद एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको फिर से समझा दिया। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का पहला क्लास आपको समझ में आया, इससे ज्यादा नहीं, लोड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। यहाँ से पहला टाइप का क्वेश्चन आपका आज का क्लास से कंप्लीट। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही भाई कि जो मजबूत बल है या फिर जो वीक फोर्स, अब इसमें जितना घुमा सकता है वो जैसे भी घुमाएगा आप बना लेंगे अगर पूरी कहानी आपने सुना है तो। परमाणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब यही, अब आपको देखिए ये आयनिक बॉन्ड हो गया या ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कैसा फोर्स है, ये कैसा फोर्स होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट या वीकेस्ट, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का पार्ट है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये जो बंधन होगा किसके बीच में, एटम्स के बीच में, ना कि अणु के बीच में। तो अणु के बीच में लगने वाला जो होगा बल, उसको हम क्या कहेंगे, वीकेस्ट फोर्स, जिसको इंटर मॉलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। हम आपको दिखाएंगे भी, ये पूछा गया सवाल भी है। तो पहला टाइप आपका कंप्लीट है। सेकेंड टाइप अब आपको आयनिक बॉन्ड में मैं करवाऊंगा। फिर थर्ड कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, उसका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हो गया, उसका सिग्मा पाई, ये सब कैलकुलेशन करना, स्ट्रक्चर बनाना वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ओजोन का, यहाँ से पूछता है सवाल भाई। चलिए अगले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आगे आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।